जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो 27 जनवरी की पहली शिफ्ट है उसमें मतलब दूसरी शिफ्ट 27 जनवरी की जो दूसरी शिफ्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं जीके के, तो उनका एनालिसिस करते हैं। सेकंड शिफ्ट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, ये जो मतलब एनालिसिस है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देख के जाइएगा आपके एग्जाम में। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश काल में भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। दोस्तों, ब्रिटिश काल में जो भारत की जनसंख्या थी वो 85% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। बाकी ऑप्शन में जो रहा होगा लमसम आंसर भी हो सकता है, 80 82 भी हो सकता है। दोस्तों, ये डेटा मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा, और मैं दिखा देता हूँ उसको जूम करके। ये एनसीईआरटी का अनुसार ये आपका लिखा हुआ है आपका कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की 85% जनसंख्या जो थी वो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही रोजी रोटी कमा रही थी। तो मतलब है कि 85% आबादी भारत की ऐसी थी जो कृषि से संबंधित थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बाकी ऑप्शन में जो रहा होगा दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो 1947 में भारत की साक्षरता दर थी 12%। याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 12% थी। ये भी आप याद रखें। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या पूछा गया दोस्तों आपसे। दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। 25 वर्ष। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने की आयु होती है आपकी 35 वर्ष। 35 वर्ष ये राष्ट्रपति की आयु है। राज्यपाल पूछेगा तो 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष की आयु बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु जरूरी होती है। 21 वर्ष आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य 21 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है, वो है आपका विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, विधान परिषद की होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष। और एक है आपसे विधानसभा पूछेगा, तो विधानसभा की है आपकी 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों, मैं बात करूं लोकसभा की, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1952 को भारत में पहली लोकसभा गठित की गई थी। और ये जो लोकसभा थी कब तक चली थी, तो 4 अप्रैल 1957 तक चली थी। तो 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक भारत में पहली लोकसभा का कार्यकाल रहा था। याद रखिएगा। लोकसभा दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मतलब पहली लोकसभा के स्पीकर वो थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ये पहली लोकसभा के स्पीकर थे, आप याद रखिएगा। इन्हें लोकसभा का जनक कहा गया है। ठीक है दोस्तों। और उपाध्यक्ष कौन थे, एम ए आयंगर, अनंत शयानम आयंगर, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, दोस्तों आप याद ले, तो 79, 80, 81, मतलब है संसद आर्टिकल 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप याद रखिएगा। अभी जो लोकसभा चल रही है दोस्तों वो है आपकी 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा चल रही है और इसका जो स्पीकर है वो है ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, ये भी आप याद रखना। और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, कोटा, राजस्थान के कोटा शहर से इन्होंने चुनाव जीता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार ये भारत में पहली लोकसभा स्पीकर थी महिलाओं में। तो ये आप याद रखिएगा, मीरा कुमार पहली लोकसभा स्पीकर है। क्वेश्चन था 25 वर्ष आयु थी इसकी। क्लियर। नेक्स्ट आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना की गई है तो ये 322 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश के मतलब चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठता है। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, उसका बेटा कुणाल। तो अशोक के बाद में मौर्य वंश की गद्दी पर कौन बैठा था, कुणाल बैठा था, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखें। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए
कि मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक है बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, फिर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चाणक्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य या भारत का मैकियावेली कहा जाता है, और इसकी किताब है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, राजनीति पर आधारित है, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार होगा, कौन सी पूछी गई थी आपसे। नैरो गेज ये 610 mm की होती है। नैरो गेज एक होती है आपकी 762 mm की। मीटर गेज ये आपकी 1 मीटर या 1000 mm की होती है। स्टैंडर्ड गेज जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 1435। स्टैंडर्ड गेज जो होता है आपका वो 1435 mm का होता है, और ब्रॉड गेज 1676 mm का होता है। बाकी आपके ऑप्शन में जो पूछा गया होगा आप उसको टिक कर सकते थे। तो भारत में रेलवे की चौड़ाई ये आप याद रखना। क्वेश्चन आए कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1853 में 16 अप्रैल को मुंबई से थाने तक, बम्बई से थाने या मुंबई से थाने तक भारत में पहली ट्रेन चली थी, ये भी आप याद रखना। 16 अप्रैल को चली थी, 34 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की थी। ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी, मुंबई से थाने, याद रखना दोस्तों। ठीक है, एक अभी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है लोहाटी, अरुण कुमार लोहाटी या कुछ वो है रेल बोर्ड के अध्यक्ष। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा आप कि कौन बने थे, अरुण कुमार लोहाटी हैं या अनिल कुमार लोहाटी हैं, ये आप याद रखना। जो भी है लोहाटी तो लगाते हैं अपने नाम के आगे। तो रेल बोर्ड के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। और भारत के रेल मंत्री कौन है दोस्तों, भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिसकी गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आप याद रखिएगा। तो रेलवे लाइन की चौड़ाई पूछी गई थी आपसे। एक क्वेश्चन आया था आपका, राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा चुका हूँ बहुत पहले ही। तो रिपीटेड क्वेश्चन है और ये केरल में हुए थे। केरल में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए, ये आप देख सकते हैं। इसका शुभंकर है ये, और ये एमू है। एमू एक हॉर्नबिल का नाम है। तो शुभंकर याद रखिएगा कि 2015 के राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, एमू। यहाँ पे 2015 में जो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे वो सेना की सर्विस कोर ने जीते थे। दूसरे नंबर पे केरल था, तीसरे पे हरियाणा था, चौथे पे महाराष्ट्र था। पूरी मेडल टैली आप देख सकते हैं, और मैं जूम कर देता हूँ इसको, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे आपके, केरल में हुए थे, और ये 35वें थे आपके, 35वें। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं ये आपके आयोजित किए गए गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए हैं, जिनका शुभंकर था शेरा, जो कि एक एशियाई शेर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आपसे ना एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कब हुए थे। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कब हुए, ये कमेंट में आप मुझे लिख के बताइएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कब खेले गए थे, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। प्रथम राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, आपके केरल में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो दी गई है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई है, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक अनुच्छेद जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, याद रखना दोस्तों। और भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, तो ये आप याद रखना, 73वां संविधान संशोधन है। भारत में पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है दोस्तों, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। राज्य पंचायतों का गठन करेगा, ये आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों एक समिति आपको और याद रखनी है, वो आपकी फेरबानी समिति, काफ़ी आती है फेरबानी समिति। ये दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो की गई है वो फेरबानी समिति की सिफारिश पर की गई है। 1992 में ये समिति बनी थी, ये भी आप याद रखें। एक समिति आपकी याद सकती है शिवरमन समिति। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो की गई है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई है, तो शिवरमन समिति जो बनी थी इसने नाबार्ड की स्थापना करवाई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, शिवरमन समिति नाबार्ड। एक समिति आपसे पूछ सकता है वो है आपकी नरसिम्हन समिति, भारत में बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति।
नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए लाई गई है, नरसिम्हन समिति, ये भी आप याद रखना। और एक समिति आपसे पूछ सकता है विजय केलकर समिति। दोस्तों विजय केलकर समिति जो बनी है वो बनी है जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति बनाई गई है, ये भी आप याद रखना। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति याद रखना इसके बारे में। तो बलवंत राय मेहता समिति, 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। दोस्तों ये मैंने आपको 100 बार क्वेश्चन करा दिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे संविधान में। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए और इसके लिए हमने अनुच्छेद 51A को ऐड किया था। 51A भाग जोड़ा गया था, भाग 4A। तो मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद और भाग 4A में लिखे गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है, आप याद रखना। तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य शामिल किए थे 10। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें प्रत्येक माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा, तो वो अपने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, इस दौरान भारत का पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। भारत का पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी थी, ये भी आप याद रखना। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है, ठीक है दोस्तों संविधान संशोधन की अवधारणा ये कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? अनुच्छेद 368 में, और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 भाग 20 में आती है, ये भी आप याद रखना, भाग 20, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप याद रखना, ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कॉमनवेल्थ खेल से कोई क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ खेल के बारे में आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में एक शहर है। तो यहाँ पे कितने देश शामिल थे दोस्तों? 72 देशों ने तो इसमें भाग लिया है। 72 देश कॉमनवेल्थ गेम में शामिल थे। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसमें मतलब खेल खेले गए हैं, ये भी आप याद रखना। इसमें लगभग 20 खेल शामिल थे, 20 खेल इसमें शामिल थे। और इसमें जो पहली बार एक खेल शामिल किया गया था व्हील चेयर बास्केटबॉल, तो ये आप याद रखना, व्हील चेयर बास्केटबॉल ये पहली बार शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि पहला T20 मतलब महिलाओं का T20 भी आयोजित किया गया था इसमें, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आपका, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मेडल टैली की बात करूं तो भारत मतलब टॉप पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत। भारत 22, 16, 23 पदकों के साथ में 61 पदक जीत के चौथे स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखना। कॉमनवेल्थ खेल 2022 जो बर्मिंघम में खेले गए हैं, ठीक है। इनका शुभंकर भी पूछेगा, तो वो है आपका पैरी इनका शुभंकर है, और पैरी एक बुल है, बुल मतलब एक सांड है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो कॉमनवेल्थ खेल, और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में, सॉरी 1934 में 1930 में। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी, और ये कनाडा में खेले गए थे, उसमें हैमिल्टन में, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था लवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों लवेंडर फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ आप देख सकते हैं लवेंडर की खेती मतलब मोगरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार होता है। दोस्तों आपको ना 3-4 त्यौहार बताता हूँ जो पूछे जाएँ। एक आपसे पूछेगा मरु उत्सव, ये कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है और जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु उत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल ये जैसलमेर में मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखना, जैसलमेर में, क्लियर। एक आपसे पूछेगा संगई महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? संगई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, ये मनाया गया था संगई महोत्सव मणिपुर। एक आपसे पूछेगा दोस्तों बैखो उत्सव कहाँ का है दोस्तों? बैखो उत्सव होता है असम में, बैखो उत्सव असम में है, ये भी आप याद रखना, बैखो उत्सव असम, क्लियर। तीनों याद रहे, मरु उत्सव, संगई, बैखो, असम। अच्छा एक आपसे पूछेगा, वो पूछेगा मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मांडू महोत्सव ये कल्चरल है और ये मध्य प्रदेश में मनाया गया है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। एक आपसे पूछेगा दोस्तों गणगौर उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये गणगौर उत्सव होता है आपका राजस्थान में, जयपुर में मनाया जाता है गणगौर उत्सव, राजस्थान, ये भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। और एक याद रखिएगा स्पितुक गस्टर,
ये कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? लद्दाख में मनाया जाता है ये, लद्दाख। तो स्पीति गस्टर ये लद्दाख का त्यौहार है। बाकी मेदराम यात्रा आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। स्पीति गस्टर लद्दाख, क्लियर। एक आपसे और याद रखिएगा, और वो है आपका सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली महोत्सव, लिली फूल होते हैं, तो मणिपुर में मनाया गया है। सुरी लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया गया, तो ये सारे आप याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा गया था लवेंडर। और दोस्तों एक ना पर्पल क्रांति भी शुरू हुई है भारत में, पर्पल क्रांति या बैगनी क्रांति। तो ये आप फूल देख सकते हैं, बैगनी रंग के फूल हैं, मोगरा के फूल। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, लवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्पल क्रांति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था गरबा डांस के बारे में। दोस्तों सबको याद होता है गरबा, गुजरात का नवरात्रि पे होता है। गुजरात का एक डांस और याद रखिएगा, टिप्पाणी, टिप्पाणी डांस। एक आपको पूछा जाएगा भवई, भवई राजस्थान में भी होता है। और एक आपसे पूछेगा हलीशका, हलीशका कहाँ का डांस है? तो दोस्तों गुजरात का डांस है। डांडिया पूछ सकता है, तो डांडिया भी गुजरात का आपका, ये भी आप याद रखना। तो भवई, टिप्पाणी, हलीशका ये सब गुजरात के डांस हैं, ये पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं, याद रखना। और गुजरात जो है इसका नया साल है बेस्तु बरस, बेस्तु बरस गुजरात का नया साल है, आप याद रखना, बेस्तु बरस गुजरात का नया साल, क्लियर। गुजरात का एक त्यौहार और याद रखना, वो है पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया है गुजरात में, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों एथिल अल्कोहल का सूत्र है, C2H5OH एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट आप याद रखिएगा खाने का सोडा, NaHCO3, NaHCO3 इसको खाने का सोडा का सूत्र होता है। ये खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHO3, ये भी आप याद रखना। और एक आपसे पूछेगा क्लोरोफार्म का सूत्र, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो है आपका क्लोरोफार्म का सूत्र CH3Cl, और ये क्लोरोफार्म होता है आपका, क्लोरोफार्म। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, तो CH3Cl, क्लियर। एक आपसे पूछेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका सूत्र है CaOCl2, क्लियर, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था एथिल अल्कोहल। एक दोस्तों आपसे ना एसिटिक अम्ल पूछ सकता है, CH3COOH, सिरके का अम्ल या एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है आपका CH3COOH, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक आपसे पूछेगा फार्मिक अम्ल, HCOOH, फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था द बॉल किस खिलाड़ी का उपनाम है? दोस्तों द बॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, द बॉल राहुल द्रविड़ का उपनाम है, ये आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और बताता हूँ। आपसे पूछेगा पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? दोस्तों पयोली एक्सप्रेस कहा गया है PT ऊषा को, PT ऊषा को पयोली एक्सप्रेस कहा गया है, ये आप याद रखना। एक आपसे पूछेगा चकदा एक्सप्रेस, चकदा एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? दोस्तों आपने झूलन गोस्वामी का नाम सुना होगा, झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी जो कि भारत की एक महिला क्रिकेटर है, इसका नाम है चकदा एक्सप्रेस, झूलन गोस्वामी चकदा एक्सप्रेस, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन आएगा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? दोस्तों हरियाणा हरिकेन कहा गया है कपिल देव को, हरियाणा हरिकेन किसे कहा गया? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रिकेट का भगवान किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है चीकू, चीकू किसे कहा जाता है? दोस्तों विराट कोहली का नाम है चीकू, विराट कोहली को चीकू कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और एक आपसे पूछेगा ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस किसे कहा गया? दोस्तों ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास, असम की है, नगांव से आती है, तो ये आप याद रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास। बाकी उड़न सिख भी आ सकता है आपके एग्जाम में, उड़न सिख। दोस्तों फ्लाइंग सिख या उड़न सिख कहा गया है मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को कहा गया है उड़न सिख, याद रखना इसके बारे में, मिल्खा सिंह। तो दोस्तों और देखते हैं और क्या प्रश्न पूछे गए हैं। BCCI के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो दोस्तों BCCI के अध्यक्ष हैं आपके रोजर बिन्नी, और BCCI बना था आपका 1928 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और BCCI क्रिकेट के लिए संस्था है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा दिलीप टर्की, दिलीप टर्की या ये क्यों क्या बने हैं? दोस्तों दिलीप तिर्की जो बने हैं ये हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आपको एक चीज़ और याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ, दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसकी अध्यक्ष भी चेंज हुई है आपकी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? ये बना था 1927 में, और इसकी पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है PT ऊषा,
पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस कहा गया है, वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया था दोस्तों? तो दोस्तों बस यही प्रश्न आपके पूछे गए हैं 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और जल्दी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन अपचन से आया था आपका, अपचन अभिक्रिया पूछी गई है उदाहरण के तौर पे, ये ऑप्शन में नहीं मिल पाया है। बाकी आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको जल्दी अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।